हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी में अपन पढ़ रहे हैं भारत का अपवा तंत्र। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं भारत का अपवा तंत्र। अपवा तंत्र यानी कि प्रवाह तंत्र, जो कि इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन ने जानकारी पिछली क्लास में भी पढ़ ली थी। आज और बता देता हूँ कि उसी से जोड़ करके कड़ी से कड़ी अपन आगे की ओर पढ़ते हैं तो पिछला टॉपिक अच्छी तरह से समझने में आ जाता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में भी अपन ने इसके बारे में चर्चा करी थी कि भारत में जो बहने वाली नदियां हैं अपने उद्गम क्षेत्र से निकल करके और समुद्र में गिरने तक धरातल की ढाल की अनुकूलता में बहती हुई अपनी सहायक नदियों के साथ एक तंत्र सा विकसित कर लेती है। तंत्र के समान, जिसे मकड़ी का जाल होता है इस तरीके से, मतलब एक तंत्र सा बना लेती है। उस तंत्र को अपवा तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे प्रवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब भारत ये बहने वाली नदियों के द्वारा बनने वाले प्रवाह तंत्र धरातल की ढाल की अनुकूलता के ऊपर निर्भर करता है और संपूर्ण भारत में धरातलीय ढाल एक समान नहीं है। कहीं पर तो ढाल पूरब की ओर है, कहीं पर पश्चिम की ओर है, कहीं पर दक्षिण की ओर है, कहीं पर तो उत्तर की ओर है। ठीक है, तो जहाँ से जिस प्रकार से भी ढाल है उसी ढाल की अनुकूलता में वहाँ पर बहने वाली नदियाँ अलग अलग रूप में अपना जल प्रवाह तंत्र बनाती है और उसी के आधार पर संपूर्ण भारत के अपवा तंत्र को अपन ने 3 भागों में बांट लिया था। ये चीज़ें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अपन पढ़ रहे सबसे पहले उत्तर भारत का अपवा तंत्र या हिमालय का अपवा तंत्र। ठीक है, तो हिमालय का जो अपवा तंत्र है वो सबसे पहले गंगा अपवा तंत्र से प्रारंभ करते हैं। ठीक, गंगा अपवा तंत्र। गंगा नदी के बारे में आप सब जानते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। भारत की हिंदू धर्म से रिलेटेड, भारत की नहीं विश्व की एक पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, तो इस संपूर्ण अपवा तंत्र को इसी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक मुख्य नदी है और जितनी भी नदियां हैं वो सब इसमें मिल करके एक प्रवाह तंत्र बनाती है। इसलिए इस प्रवाह तंत्र को गंगा अपवा तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक हिमालय क्षेत्र से निकलने वाले पवित्र नदी है। तो सबसे पहले कोई सी भी अपवा तंत्र के बारे में पढ़ो, उस नदी का उद्गम क्षेत्र, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, और उसकी दिशा। तो ये नदी हिमालय के
गंगोत्री, हिमनद, गंगोत्री हिमनद व गोमुख से निकलती है। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्गम क्षेत्र हो गया। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद बहुत बड़ा क्षेत्र है। हिमनद किसको बोलते हैं? यानी कि हिम यानी बर्फ, नदी यानी नदी, यानी बर्फ की नदी वाला जो क्षेत्र है, चारों तरफ से घिरा हुआ भाग, और वहाँ पर तापमान की कमी के कारण बर्फ पिघलता है और उस बर्फ से गोमुख क्षेत्र से एक नदी का रूप धारण करती है। उस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर इसकी दो शाखाएं बन जाती है। कौन कौन सी? भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। दक्षिण की ओर बहने के बाद इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं। आप साथ के साथ ही नोट करते चलना, इससे आप लोग अच्छे समझने में आएंगे। गोमुख से जैसे निकलती है, दक्षिण की ओर बढ़ती है और आगे इसकी दो धाराएं बन जाती है। एक धारा तो अलकनंदा, अलकनंदा नदी के रूप में, और दूसरी शाखा है वह है भागीरथी। भागीरथी नदी के नाम से अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के रूप में इस गंगा से करके और दो शाखाएं में विभक्त हो जाती हैं। और आगे जाकर के ये दोनों शाखाएं कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ये दोनों शाखाएं जाकर के मिल जाती हैं, ध्यान रखना। तो इस तरीके के चिन्ह से आपको समझने में अच्छा आएगा। नहीं तो इसमें नदियों का जाल इतना होता है कि इसकी शाखा कौन सी है, कहाँ मिलती है, किस प्रकार से है, तो एक तरह से कंफ्यूज में हो जाते हैं। और इसी वजह से आपको मैं बिल्कुल स्लो स्पीड में एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग साथ के साथ ही नोट करते चलना। ठीक, ये हिमालय क्षेत्र है और इससे निकल करके नदी दो शाखाओं में ये विभक्त हो जाती है। आगे जाकर के यहाँ पर देवप्रयाग है और देवप्रयाग में आपस में ये मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर और दूसरी नदियाँ भी आकर के मिलती है। आगे चलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां आपस में जा करके मिल जाती है ना। आगे है शिवालिक श्रेणी को काट करके आगे बढ़ती हुई ये देवप्रयाग में गंगा नदी के रूप में, गंगा के रूप में
प्रकट हो जाती है। ठीक है, और इसका असली रूप भागीरथी के रूप में माना जाता है। इसलिए गंगा का दूसरा नाम भागीरथी भी है। ठीक है, इसका असली रूप क्या माना जाता है? भागीरथी। इसलिए क्योंकि इस शाखा के किनारे प्राचीन पुराणों में इस प्रकार की गाथा है कि भागीरथ नामक जो पुरुष था उसने घोर तपस्या की थी, और इस घोर तपस्या के कारण इसने इस शाखा को आगे बढ़ा करके एक गंगा नदी, पवित्र नदी का रूप बनाया, और गंगा के रूप में इस धरती पर लाने का प्रोत्साहन इसको माना जाता है। इसलिए इस शाखा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसका क्या कारण था? उनके पुत्रों को के नाम से जीवन दान देने की जो रस्म थी उसको पूरा करने का, ये एक तरह से। तो आगे देखो, भागीरथी के रूप में जाना जाता है, और आगे यानी दक्षिण में ऋषिकेश, व हरिद्वार में समतल मैदान में प्रवेश करती है। आगे ऋषिकेश और हरिद्वार में समतल मैदान में प्रवेश करती है। ये शिवालिका श्रेणियों को काटती हुई, शिवालिका जो हिमालय पर्वत का सबसे अंतिम पर्वत श्रेणी है, उसको काटती हुई ऋषिकेश और हरिद्वार नामक स्थान पर ये समतल मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ से फिर ये दक्षिण में, सबसे पहले दक्षिण में और फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण में बहती हुई पूर्व की ओर मुड़ जाती है। और प्रयागराज में यमुना नदी दाहिनी ओर से इसमें मिल जाती है। ठीक है, दाहिनी ओर से इसमें मिलती है कौन सी नदी? यमुना। और
इसकी और अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदियाँ कोसी, गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, जिसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर पटना के निकट कोसी नदी मिलती है। पटना बिहार के समीप कोसी नदी मिलती है। पश्चिमी बंगाल में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से कि पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। पश्चिमी बंगाल में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ग्वाल्डो नामक स्थान पर ग्वाल्डो नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यहाँ पर ग्वाल्डो नामक स्थान पर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और अंत में मेघना नदी भी इसमें मिलती है। कौन सी नदी? मेघना। अंत में इसमें कौन सी नदी मिलती है? मेघना। ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है। गंगा नदी में समुद्र में गिरने से पहले या अंतिम अवस्था में कौन सी नदी मिलती है? तो ये मेघना नदी उधर से पश्चिमी बंगाल की तरफ से आती है, बांग्लादेश से, बांग्लादेश की तरफ से आती है ये, तो इसमें मिलती है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियाँ मिलकर के एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हुई अलग अलग शाखाओं में विभक्त होकर के और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
में गंगा व ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां सत्तावन किलोमीटर लगभग डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा, सबसे विकसित डेल्टा कहलाता है। विश्व का सबसे विकसित डेल्टा है ये, ठीक है। और इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा नाम दिया है। क्या कारण है? क्योंकि ये दलदली भूमि है और इस दलदली भूमि में सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता है। सुंदरीवन, सुंदरी वृक्ष एक डेल्टा में या दलदल में विकसित होने वाला वनस्पति है। सुंदरी नामक पेड़ों की प्रधानता के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपन ने आज गंगा उपतंत्र के बारे में जानकारी दी और इसके बारे में और अच्छी बातें मैं लेके आऊँगा। आप लोग बने रहें, अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश करें और क्लास को नियमित रूप से रिपीट करते हुए 2-3 बार मतलब उसको पढ़ करके एक एक शब्द पर ध्यान दे करके और डायग्राम से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये चीज़ें एक तरह से आने वाले कंपटीशनों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, ठीक है। धन्यवाद।